हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग बात करेंगे, अगर कल आपने हमारी तीनों वीडियो आपने अच्छी तरीके से समझ ली है तभी आपको ये जो आज की वीडियो है तो वो समझ में आएगी। और अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है कल वाली तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक, तो मैंने कहा था कि वो तीनों वीडियो अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, उसके बाद ही आज की वीडियो आपको समझ में आएगी। तो आज हमने कहा था कि कल हम जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए बात कर रहे थे, आज हम उसी से रिलेटेड मतलब मैंने कहा था कि उस चीज़ को अब हम अपनी SN1 और SN2 रिएक्शन से लिंक करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम कल के बेस पर हम आज बात करेंगे, फोकस करेंगे कि हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। What is the difference between SN1 and SN2 mechanism? Okay, SN1 मैकेनिज्म देखिए, एक ही डिफरेंस आप बहुत ढंग समझिए। मैं इसको लिख रहा हूं और आप लोग भी अपनी कॉपी पे लिखिए, ठीक है। कोई रिटर्न वर्क, इसी से आप रिटर्न वर्क अपना नोट कर लीजिएगा और ध्यान समझिए कि क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा कि डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ओके, SN1 तो ये बेटा आपका कौन सा होता है? ये यूनिमालिकुलर रिएक्शन होती है, समझ गए। तो फिर SN2 ये तुम्हारे सामने बाईमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको भी लिख सकते हैं यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो आपकी होगी बाईमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा होगा कि 2 का मतलब बाईमालिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह 1 का मतलब यूनिमालिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक होगा, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। ओके, दूसरी चीज है कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, क्या होगा बेटा? अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे हिंदी में कोट के नाम से हम जानते हैं, हमने पढ़ा था हिंदी में आणविकता कोट, इंग्लिश में कहते हैं उसको मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी वो बेटा 1 होती है। लेकिन यहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनती है वो बेटा 2 बनती है। ओके, और तीसरी बात अगर मैं बात करूं यहां पर कि यहां का जो रेट होता है वो हमेशा 1 है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमेशा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट समझते ना, जो आपका बेस होता है रिएक्शन में, जो बेस होता जिस पर न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करता है, तो उसे हम लोग बेस भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैकेनिज्म की जो लैंग्वेज होती है उसमें उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो मेरे कहने मतलब हुआ कि यहाँ का जो रेट होता बेटा वो सबस्ट्रेट की केवल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इसीलिए हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। वही दूसरी ओर अगर मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात करूं तो इसका जो रेट होगा वो बेटा आपका सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। फिर ध्यान समझ लीजिए, इसका रेट केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर, केवल एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर, और इसका जो रेट होगा वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ये बात याद रखना। उसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो हम यहां पर कह सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट में हमको क्या लेना चाहिए, तो यहां पर याद रखिए, यहां पर जो सॉल्वेंट यूज होगा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट
आप यूज करेंगे, मतलब सॉल्वेंट की तरह, यानी एक मीडियम की हमें जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर जो मीडियम आप यूज करेंगे वो कैसा होगा, पोलर। जैसे वाटर है, यानी ये रिएक्शन ज्यादातर एक्वस सॉल्यूशन में होती है, तो पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर बेसिकली यूज होगा। ओके, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज होगा वो पोलर तो होगा। इसके लिए जैसे मैंने वाटर बोल दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि वाटर HOH होता है, H पर प्लस होता, OH पर माइनस, तो आप समझ सकते हैं कि पोलर होगा, क्योंकि जहां पर भी प्लस और माइनस होता वो पोलर हो जाता है। ठीक, यहाँ पर जो होगा वो पोलर तो होगा, लेकिन वो कैसा होगा, एप्रोटिक होगा। कैसा होगा बेटा, एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसका मतलब वो पोलर तो होगा, यानी उसमें प्लस और माइनस तो होगा, लेकिन वो प्रोटॉन नहीं देगा, यानी मेरे कहने मतलब हुआ वो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। बात समझ गए कि वो पोलर तो होगा लेकिन वो प्रोटॉन नहीं देगा। आप कहेंगे सर ऐसा कोई बताइए, तो हम सिंपली ले सकते हैं इसका एग्जांपल एसीटोन। एसीटोन, ये देखिए, ये एसीटोन का एग्जांपल। एसीटोन आपका पोलर होता है लेकिन एप्रोटिक होता है, ये प्रोटॉन नहीं दे सकता है। बात समझ रहे हैं। अब मेरे कहने मतलब हुआ कि ये पोलर कैसे है, तो आप समझ सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में बेटा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से जब प्लस माइनस क्रिएट होगा तो वो कैसा होगा, पोलर इन नेचर। लेकिन कहीं पर ये H+ आयन आप खुद ही समझ सकते हैं, एसीटोन कभी H+ आयन नहीं देता है, तो ये कैसा होगा, एप्रोटिक माना जाएगा। वही वाटर, वाटर में भी प्लस और माइनस था तो पोलर होगा, लेकिन वो वाटर आपको मालूम है कि H+ आयन आपको प्रोवाइड करता है तो वो प्रोटिक होगा। इस तरह से यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है मीडियम के लिए, यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद फिफ्थ हम डिफरेंस की बात करें, तो फिफ्थ डिफरेंस ये होता है कि ये जो आपकी SN1 रिएक्शन है, नाम देखो उल्टा होता है, नाम SN1, लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप इसका स्लो होगा, दूसरा इसका फास्ट होगा, और इसका नाम SN2, तो ये एक स्टेप में कंप्लीट होती है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इट इज कंप्लीटेड, इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। ध्यान समझिए सभी बच्चे, इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। हिंदी में लिख सकते हैं 2 स्टेप में पूर्ण होती है। ओके, कुछ नहीं है, बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कोई हाई फाई नहीं, थोड़ा सा बनाना सीखिए। ओके, और आप इंग्लिश में भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 5वां, यहाँ पर क्या है, इट इज कंप्लीटेड, समझ सकते हैं, इट इज कंप्लीटेड, ये आपको पहले मालूम है, इन 1 स्टेप, तो यहाँ पर 1 स्टेप होगा। ओके, उसके बाद छठी पोजीशन की अगर मैं बात करता हूँ, 6 पोजीशन की, मतलब 6 डिफरेंस सॉरी क्या है, तो छठा डिफरेंस इसका ये बनेगा कि इसका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेटा कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। ध्यान समझिएगा कि अगर आप ये SN1 SN2 की कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको ध्यान समझिए डिफरेंस के तौर पर, कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है, ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो फिलहाल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इसका देखो फिर से देख लीजिए, unimolecular reaction, this is a bimolecular reaction, order of reaction is equals to 1, order of reaction 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो इसका जो रेट होता है वो केवल क्योंकि सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, लेकिन इसका जो रेट होता है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसर्न पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसमें यूज होता है, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, जैसे एसीटोन है, ध्यान में रखिएगा। नाम SN1 है लेकिन ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड सेकंड स्टेप इज फास्ट। और यहाँ पर ये जो SN2 होती है ये केवल 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, ध्यान रखना।
दूसरी बात, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। समझ सकते हैं। आपसे अगर कोई पूछे सर ऐसा क्यों होता है, तो उसका भी बेसिक रीजन है कि आपने जो सॉल्वेंट यूज रखा है वो पोलर, और आपको मालूम है कि जो CX बॉन्ड होता है वो भी पोलर नेचर होता है। तो जो सॉल्वेंट होता है ना, वो CX बॉन्ड का जो पोलर नेचर होता है उसको क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। बात समझना कि जो CX बॉन्ड होता है वो मैं पहले बता चुका हूं कि पोलर है, और आपने जो सॉल्वेंट यूज कर रखा वो भी पोलर है। तो वो क्या करता है, जो सॉल्वेंट है वो उस CX बॉन्ड जो पोलर है उसको वो वीक कर देता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो भी यहाँ पर काम हो जाता है। बात समझ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें CX बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन आपने जो सॉल्वेंट यूज कर रखा है वो कैसा है, नॉन पोलर है। मतलब वो एक प्रकार से, सॉरी पोलर तो है लेकिन वो प्रोटीन है, वो प्रोटॉन नहीं दे सकता है, और उस कंडीशन में यहाँ पर वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता है। तो हमें उसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को यूज करना होता है। ओके बेटा, तो ये कुछ डिफरेंस, और मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं, ध्यान समझ लीजिए कि ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ओके, अगले मैं डिफरेंस की बात करूं, और भी मेरे पास डिफरेंस मैं बहुत नीचे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए और नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो अब मैं और डिफरेंस की बात करता हूं। तो यहाँ पर डिफरेंस इतना समझ गए। SN1 की बात करते हैं। SN1 अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो जो हमारे पास, चलिए मैं इसको सब हटा दे रहा हूं, उसके बाद मैं बात करता हूं, ठीक है। SN1 रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये रिएक्शन कहां होती है, ये सबसे ज्यादा होती है 3rd डिग्री एल्किल हाइलाइड में, उसके बाद होती है 2nd डिग्री में, उसके बाद होती है 1st डिग्री में, और लास्ट में होता है 0 डिग्री। आपने सब 0 डिग्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 डिग्री? मैंने आपसे कहा था हाइड्रोजन के जस्ट बगल में जो कार्बन होता है बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अगर वो अल्फा कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो 1st डिग्री 2 से अटैच है, 2nd डिग्री 3 से अटैच है, तो 3rd डिग्री अगर वो अटैच ही नहीं है, मेरी बात समझना, वो किसी अन्य कार्बन से अटैच नहीं है, तो फिर वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री की जगह पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ मिथाइल हाइलाइड समझ सकते हैं। तो मिथाइल हाइलाइड इज अ 0 डिग्री, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो 3rd डिग्री में सबसे ज्यादा, फिर 2nd डिग्री, फिर 1st डिग्री, फिर ये 0 डिग्री में होगी। लेकिन SN2 की बात करें तो SN2 सबसे ज्यादा कहाँ होता है, 1st डिग्री में, सॉरी सबसे ज्यादा तो भाई वही उल्टा हो जाएगा, 0 डिग्री, फिर 1st डिग्री, फिर 2nd डिग्री, और फिर 3rd डिग्री में ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब उसके बाद क्या है कंडीशन, कंडीशन यहाँ पर ये है कि मैंने कहा इफ, जरा समझिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कल की बात है उसको मैं जोड़ के बता रहा हूं। मैंने कहा कि इफ सबस्ट्रेट, जरा समझना, इफ सबस्ट्रेट इज क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिकली एक्टिव, मैंने कहा कि अगर आपका सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है, समझ सकते ना, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है, जो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो क्लॉकवाइज घुमा दे या फिर बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। बात मेरी समझिएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव वो होता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर दे बेटा, या फिर बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर दे, रोटेट करे, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास सबस्ट्रेट हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो कल वाली बात आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ऐसा होगा कि वो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो वो सामने से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी। तो मैंने आपसे कहा था कि सामने से वो अटैक करता है तो एक प्रकार से रिटेन होगा, और अगर बैक से करता है तो इनवर्स होगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके पास दोनों ऑप्शन है कि वो सामने, SN1 में होता है कि ये सामने से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो उस कंडीशन में दोनों चांसेस हैं, और जब दोनों के चांसेस होते हैं तो यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर मिलता है। तो इसका मतलब है कि इफ सबस्टेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव देन रेसमिक, क्या मैंने बोला था, देन क्या होगा यहाँ पर, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड।
ओके, तो कौन सा मिक्सचर मिलेगा? रेशमिक मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन यहां पर SN2 के अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमेशा क्या होता है, पीछे से आपने हम देखी होगी, हमसे पीछे से अटैक करवा रहे थे। तो अगर इसमें हमेशा आगे से कभी नहीं अटैक करेगा, क्योंकि आगे न्यूक्लियोफाइल होगा, तो हमेशा इसमें पीछे से अटैक करेगा। ये सारी बातें आप तभी समझ सकते हैं जब आपने मैकेनिज्म जो पहले SN1 और SN2 वाली मैकेनिज्म मैंने समझाई थी, अगर वो आपने देखी हो, तो इसमें कहाँ से अटैक करेगा? पीछे से। और जब पीछे से अटैक करेगा तो हमेशा इसमें क्या होगा? इनवर्स वाला बनेगा। हमेशा क्या होगा? कौन सा बनता है? इनवर्स प्रोडक्ट होगा, यानी प्रोडक्ट हमेशा आपका उल्टा वाला बनेगा, कभी सीधा वाला नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होगा? रेशमिक मिलेगा, और इसमें क्या होगा? एक प्रकार से इनवर्स। और लास्ट पॉइंट है, इसका जो रेट होता है वो स्टेबिलिटी, समझना, स्टेबिलिटी ऑफ किसकी बात करें? कार्बोकैटायन। बस इतना ध्यान रखना, कार्बोकैटायन मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली होता है। यानी SN1 का जो रेट होता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के क्या होता है बेटा? डायरेक्टली होता है। बात समझ रहे हैं? यानी आपका कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3rd डिग्री कार्बोकैटायन होता है। फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था, उसके बाद 2nd डिग्री, फिर 1st डिग्री, फिर 0 डिग्री। तो इसलिए सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है? 3rd डिग्री, फिर 2nd डिग्री, 1st डिग्री, फिर 0 डिग्री। और यहाँ का जो रेट होता है, ध्यान समझना, जो रेट होता है वो तुम्हारे किसके होता है? एक स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़, यानी क्राउडीनेस होता है। क्या होता है? क्राउडीनेस। यानी मॉलिक्यूल में क्राउडीनेस अगर बढ़ेगी, मॉलिक्यूल में अगर क्राउडीनेस बढ़ेगी, भीड़ भाड़ ज्यादा बढ़ेगी, तो फिर रेट क्या हो जाए? कम। तो आप समझ सकते हैं टर्सरी वाले में एक कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप आप जोड़ देते हैं तो उस समय क्राउडीनेस बहुत बढ़ जाती है, तो फिर रेट कम हो जाता है, इसलिए टर्सरी में सबसे कम होती है। बात समझ गए? तो इसका मतलब क्या होता है? क्राउडीनेस यानी भीड़ भाड़, मॉलिक्यूल में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हम इसकी बात करें 0 डिग्री, मेथाइल में कोई भीड़ नहीं होता है, क्योंकि मेथाइल में एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन आपके अटैच होते हैं, जो हाइड्रोजन का साइज बहुत कम होता है, ये कोई बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, तो उस कंडीशन में रेट सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा कि SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा रेट उतना कम, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो रेट ज्यादा। तो 0 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़ भाड़ कम होती है, इसलिए रेट क्या होता है? ज्यादा। तो ये सिंपल डिफरेंस था SN1 और SN2 में। तो ये आप समझिए, और फिर इसके बाद मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ढंग से देखिएगा उसको किस तरीके से हम लोग करेंगे। ओके बेटा।